हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। इसने अपना राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में कैकूबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी अर्थात किलूगढ़ी के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद के आदर्श को अपने सामने रखा। जलालुद्दीन जब दिल्ली का सुल्तान बना तब उसने अलाउद्दीन को अमीर-ए-तुजुक का पद दिया तथा अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण अलाउद्दीन खिलजी को करा मानिकपुर की सूबेदारी प्राप्त हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था। उसने अपने आप को यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमनीन बताया। वह उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण के दौरान राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभ में कुछ विद्रोह हुए। इन विद्रोह के कारणों पर विचार करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे समाप्त करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। पहले अध्यादेश के द्वारा उपहार, पेंशन, दान में प्राप्त भूमि आदि व्यक्तियों से वापस ले ली गई तथा सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दे दिए। दूसरे आदेश के अनुसार गुप्तचर विभाग का संगठन किया गया। तीसरे अध्यादेश के अनुसार मादक द्रव्यों अर्थात शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगा दी गई। चौथे अध्यादेश द्वारा सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अलाउद्दीन के आगमन के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण के बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र के प्रति सम्मानपूर्वक व्यवहार किया तथा उसे रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नवसारी का जीरा देकर उसके राज वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था।
इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। आगे है, अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि को पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान-ए-मुश्ताखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों अर्थात खूत, मुकद्दम एवं चौधरी से लगान वसूली करने का अधिकार छीन लिया था। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खूत अर्थात जमींदार और बलाहार अर्थात साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। अलाउद्दीन खिलजी की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वो मिल्क अर्थात राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ अर्थात धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खलीसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर अर्थात खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। आगे है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चढ़ाई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सिर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार कर किया था, लेकिन शमाना के सूबेदार मलिक शादी ने उन्हें हरा दिया था। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा उल इमाम, खिलाफत उल्लाह आदि उपाधियां धारण की जिनके वह सर्वथा अयोग्य था। नसीरुद्दीन खुसरव शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक हिंदू से परिवर्तित मुसलमान था। इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा पैगंबर का सेनापति की उपाधि ग्रहण की। इसके विरोधियों ने इसे इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। अब आइए चलते हैं प्रश्न कोश को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता।
अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था, जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचिका नहीं की। अब अगला प्रश्न है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो इसका उत्तर है बी, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय शानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका उत्तर है ए, जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। अब अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है? तो इसका उत्तर है डी, राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की क्षमता सुलेमान के से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतया इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। आगे है कथन ए, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और कारण आ रहे यह दक्षिणी राज्य को कब्जे में करना चाहता था। तो सही कोट है सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। डॉक्टर के एस लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः ए सत्य है और आर गलत। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है ए, रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के शासन के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिच पूर्व की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब अगला प्रश्न है जिसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग चाहें तो इसका मिलान कर लें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो रणथंबोर
हमीर देव चित्तौड़ की स्थापना, राणा रतन सिंह देवगिरी की स्थापना, राजा राय रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। अगला प्रश्न, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। इसे मैं छोटा कर देता हूँ। अब आगे है, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग पर अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो इसका उत्तर है डी, मलिक काफूर। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका उत्तर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क अर्थात राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वफ अर्थात धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका उत्तर है बी और सी अर्थात अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुसलमान शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। अब अगला प्रश्न है, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था? तो इसका उत्तर है ए, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया है? तो इसका उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग अर्थात आधा राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की तिथि अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया। अब अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो इसका उत्तर है सी अर्थात 1 और 3। उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। और तीसरा है, उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। आगे है, अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों
से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था, उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद और बलाहार में कोई अंतर नहीं है। अब आगे है कथन ए और कारण आर। कथन ए में बतलाया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था, और कारण आर है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो इसमें से आपको सही कोट चुनना है। तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत। तो आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था, अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है। अब अगला प्रश्न है निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो इसका उत्तर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो इसका उत्तर है ए, अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल नियंत्रण पद्धति को लागू किया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। वर्णी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। अब अगला प्रश्न है बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी? तो इसका उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात बहुत सफलता प्राप्त की। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों को नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को शाहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और काला बाजारी बंद हो गई। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका उत्तर है ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न है घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका उत्तर है बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे घड़ी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था,
तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अगला प्रश्न है 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इसका उत्तर है बी, रावी नदी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका उत्तर है वारंगल का शासक रामचंद्र देव नहीं था, बाकी सभी सही है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासक था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर तुगलक वंश के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।